इस चैनल पर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का 14वां सेट। फ्रेंड्स, इस तरह का जो 13 सेट बना चुके हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल पर नहीं आए हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले जितने भी सेट कराए हैं उनको भी देख लें। देखिए, प्रश्न के साथ इसमें व्याख्या भी बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जा रहा है और इन व्याख्या को भी आप फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्नों को समझिए। प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ध्यान रखना है, हाई कोर्ट भारत में 25 हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी यहाँ प्रश्न बनने वाले हैं उच्च न्यायालय से, सभी को पॉइंट वाइज कर दिए हैं। आप लोग इनको देख लें, यहाँ से भर भर के प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। पहला आपको यही याद रखना है कि भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, उसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बार बार बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो 34 होता है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 होता है, उसमें से एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिए, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट में जजों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होती है। अब देखिए अगला प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत में पहला उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो भारत का पहला उच्चतम न्यायालय 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय, पहला तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता चल गया, पहला हाई कोर्ट कब और कहाँ स्थापित हुआ था। तो पहला हाई कोर्ट स्थापित हुआ था 1862 में कलकत्ता में। ये भी प्रश्न बार बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब किया गया था। तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है बिहार का उच्च न्यायालय, जो बिहार में जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो 3 फरवरी 1916। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट डाले हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। अगला देखिए, अब यहाँ से आपको कुछ अनुच्छेद बता देते हैं। अनुच्छेद से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखिए, अनुच्छेद 124 के जो तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है स्थापना किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया है, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया है। और अनुच्छेद 124 के तहत ही जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 124 के तहत ही। ठीक है, अब देखिए एक और आपको आर्टिकल याद रखना है, 214, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्य एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। अगला देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो अनुच्छेद 231 में वर्णित है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यह अनुच्छेद 231 में वर्णित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये भी कितना बार प्रश्न पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर, तो उस राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करते हैं, अनुच्छेद 217 के तहत। ठीक है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, एक हम लोग प्रश्न से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए जो बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में रहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि जनहित याचिका कहाँ जारी की जाती है। तो हम आपको पहले समझा देते हैं जनहित याचिका क्या होता है। ठीक है, ऐसे इसका अभी आंसर समझ लीजिए। जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जारी की जाती है। ठीक है, अब ध्यान देना है जनहित याचिका क्या होती है। एक एक पॉइंट्स हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। देखिए, जनहित याचिका जो होती है यह जनता के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में लगाई गई गुहार, यानी मान के चलिए कि गरीबों के साथ कुछ व्यवहार गलत हो रहा है तो उसके लिए कोई व्यक्ति उनके तरफ से अगर कोर्ट में इनकी बातों को रखता है तो यही कहलाता है जनहित याचिका। ठीक है, यानी जनता के हित के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोर्ट में लगाई गई गुहार जो होती है वही जनहित याचिका होती है। इसमें ध्यान देना है, व्यक्तिगत विवाद के लिए जनहित याचिका नहीं की जाती है। ठीक है,
समाज के भले के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जनहित याचिका को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, संक्षिप्त में PIL कहा जाता है, ठीक है। PIL कहा जाता है। PIL का पूरा नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसका पूरा नाम है। इसके जो जनक हैं वो हैं PN भागवती और VR कृष्णन अय्यर। ये ध्यान रखना है कि जनहित याचिका के जनक कौन है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस में। तो PN भागवती और VR कृष्णन है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई है जनहित याचिका की, तो 1979 में शुरुआत इसकी की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जनहित याचिका जो है ये कहाँ से शुरू किया गया था, तो अमेरिका से शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे सुनिए, अगला देखिए, अनुच्छेद कितने के तहत जो है जनहित याचिका की शुरू की जाती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में। ये वाला आर्टिकल जितना भी हम आपको बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपको एक ध्यान रखना है कि जनहित याचिका जो है लोकस स्टेंडी, यानी इसके तहत क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति कोर्ट जाएगा, इसके ये खिलाफ होता है कि मान के चलिए पीड़ित व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो कोर्ट नहीं जा सकता है, तो लोकस स्टेंडी जो है इसके ये अपवाद में है। PIL इस नियम को ख़त्म कर दिया, अब कोई व्यक्ति दूसरे के हक के लिए कोर्ट जा सकता है, ठीक है। यानी लोकस स्टेंडी के तहत कहा गया था कि पीड़ित व्यक्ति ही कोर्ट जाएगा, ठीक है, लेकिन PIL इस नियम को क्या कर दिया है, यानी जनहित याचिका इसको ख़त्म कर दिया है। अब कोई व्यक्ति दूसरे के हक के लिए कोर्ट जा सकता है। अब आपको एक लास्ट पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में, जो 1979 में जो हुआ था, ये भारत की पहली जनहित याचिका थी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ठीक है। इस याचिका के तहत जो है हजारों कैदियों को जो है जेल से रिहा कराया गया था, जिनको समय के अभाव में उसको रख लिया गया था, या संदेह के आधार पर रखा गया था, कोई उनका साक्ष्य नहीं मिला था। तो हुसैन आरा खातून बना बिहार राज्य जो विवाद था 1979 में, इसके तहत जो है ये जो था भारत की पहली जनहित याचिका थी, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल कितने साल का होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो दक्षेस है, जिसे हम लोग संक्षिप्त में सार्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्क भी कहते हैं, तो इसके महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम होता है। चलिए सार्क के बारे में कुछ बातों को बता दे, उससे पहले हमको ये बता देते हैं कि दक्षेस के महासचिव के बारे में, ठीक है। तो देखिए दक्षेस के जो महासचिव होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और इनके पहला महासचिव कौन थे, अबुल हसान थे, और ये कहाँ के थे, तो बांग्लादेश के थे, ठीक है। और वर्तमान महासचिव कौन है, तो मोहम्मद गुलाम सरवर हैं, और ये भी बांग्लादेश के हैं, 15वें महासचिव, ठीक है। ये याद रखना है कि दक्षेस का महासचिव का कार्यकाल 3 साल का होता है। पहला सचिव थे अबुल हसान बांग्लादेश के, वर्तमान सचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं, ये 15वें, ठीक है। अब देखिए सार्क के बारे में कुछ बातों को आप बता देते हैं। देखिए जितना भी चीज़ें सार्क के बारे में बताएंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। इसको हिंदी में दक्षेस कहते हैं। दक्षेस का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा काठमांडू होता है, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके सदस्य देशों की संख्या भी बार बार पूछा जाता है, 8 होता है। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। ध्यान रखना है इसके नए सदस्य देश में अफगानिस्तान है, जो 2007 में जो है इसका सदस्य बना। इसका पहला सम्मेलन भी पूछा जाता है, कहाँ आयोजित हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिहार पुलिस में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग ये 14वां सेट कर रहे हैं, और इससे पहले 13 सेट बन चुके हैं, उनको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों का व्याख्या सेम इसी तरह कराया गया है। और मात्र आप ये 20 क्लास अगर पॉलिटी का कर लेते हैं तो पॉलिटी में बिहार पुलिस के उसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और बिहार पुलिस के अलावा तो इसमें इतना अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो पॉलिटी से
किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख लें। देखिए, इससे पहले हम और आपको और 2-3 संस्था बता देते हैं एग्ज़ाम के लिए। नाटो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग देखते होंगे बार-बार सेट मारते होंगे बिहार पुलिस का, तो उसमें नाटो से एक ना एक प्रश्न दिखाई देता ही है। तो नाटो का पूरा नाम देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? इसका हिंदी में मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। सदस्य देशों की संख्या जो है 32 है और इसका नया सदस्य देश जो है स्वीडन है। और ध्यान रखना है, संस्थापक सदस्य देश भी पूछता है। इसका नया सदस्य देश कौन है? स्वीडन है। और संस्थापक सदस्य देश याद रखिएगा, कितने थे? 12 थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? नाटो के बाद एक और आपको बता देते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स से भी भर भर के प्रश्न आता है, ठीक है? तो आप लोग देखते होंगे जब सेट मारते होंगे तो यहाँ से प्रश्न दिखाई देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको वो सारे प्रश्न को करा देते हैं। तो देखिए, ब्रिक्स जो है इसके नाम में ही सदस्य देशों का नाम है, जैसे ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ठीक है? इसका मुख्यालय नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। स्थापना इसका बस याद रखना है कि 2009 में हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना बार बार पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य कब बना? तो 2010 में बना। ये भी बार बार पूछा जाता है। नया सदस्य देश में भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार लीजिए नीचे वाला जो बता रहे हैं कि ब्रिक्स द्वारा स्थापित जो बैंक है उसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या कहते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। और पूछा जाता है इसको कब शुरू किया गया था? तो 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है? छठा ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इसका स्थापना हुआ था। इसका परिचालन कब शुरू हो गया? तो 2015 में, ठीक है? और चीन के संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिक्स के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग नेक्स्ट अब प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये वाला प्रश्न बिहार से, इस बिहार स्पेशल में बार बार आता है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो जयराम दास दौलत राम। ये तो आप जानते हैं कि पहले थे। अब देखिए, यहाँ से जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट बिहार से प्रथम हैं वो हम एक जगह कर दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? देखिए, अब चर्चा करते हैं। बिहार के प्रथम जो राज्यपाल हैं वो है जयराम दास दौलत राम। वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वर्तमान राज्यपाल कौन है बिहार के? आरिफ मोहम्मद खान है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है? ये 10वें मुख्यमंत्री अभी है, बने हैं। 10 बार, भले 10वें नहीं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आचार्य बद्रीनाथ वर्मा। और बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो सुनील कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर जाइए। ये बिहार स्पेशल से यहाँ से प्रश्न दिखाई देंगे, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या पूछी गई है कि कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों की सीटों के को जानने से पहले आपको 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है? देखिए, लोकसभा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा जो होता है संसद का एक सदन है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है? लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। लोकसभा का वर्णन जो है 81 में किया गया है और राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है। आपको याद रखना है, ठीक है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम हो सकता है 550, वर्तमान में है 543, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकता है 250, वर्तमान में है 245, ये आपको याद रखना है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है? उसी तरह बिहार विधानमंडल के बारे में भी ध्यान रखिए। बिहार विधानमंडल में विधानसभा की सीटें जो है 243 है और विधान परिषद की सीटें जो है 75 है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है और राज्यसभा की सीटें 16 हैं, ये भी आपको याद रखना है। बिहार में 101 अनुमंडल है, 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 534 प्रखंड हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये देखिए, हम यहाँ पर जो है एडिट नहीं कर पाए हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो है 84। कितने हैं? 84 सीटें हैं। देखिए, ये सारा यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लिख दिए हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटें हैं वो 84 है। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, ध्यान रखना है। बिहार विधानसभा में 38 सीटें हैं, ध्यान रखना। बिहार विधानसभा की टोटल सीटें 243 में से 38 सीटें जो है केवल अनुसूचित जाति के लिए है। और 84 सीटें जो है केंद्र में हैं अनुसूचित जाति के लिए, राज्यसभा में नहीं है। वहीं ध्यान रखिए, बिहार विधान परिषद में भी कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया गया है। और बिहार में अनुसूचित जाति की लोकसभा सीटें कितनी है? 16 है। तो लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी सीटें हैं? 6। और वही विधानसभा में 38
और वहीं केंद्र में अनुसूचित जाति के लिए 84, ये आपको याद रखना है। और बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, तो 2 सीटें हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम आपको याद रखना है कि 20 सूत्री जो कार्यक्रम है 1975 में शुरू किया गया था इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम, 10 सूत्री कार्यक्रम क्या था इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 1975 में शुरू किया गया था, किस प्रधानमंत्री के समय, इंदिरा गांधी के समय। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है, 10 सूत्री कार्यक्रम भी इंदिरा गांधी के समय ही शुरू किया गया था 1967 में, और इसका उद्देश्य था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो ये जितने भी ये दोनों कार्यक्रम बताए हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से बार बार प्रश्न दिखाई आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो पहले हम आपको बता देते हैं पंचायत समिति क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके पूरे कहानी को ही बताते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसके तहत जो है संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में टोटल 29 विषयों की चर्चा की गई है, और भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, और इसकी वकालत बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया था, ये भी आपको पता है। ठीक है, और त्रिस्तरीय जो पंचायत है वो है ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत है। ठीक है, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति है, तो प्रखंड स्तर पर क्या काम करती है, पंचायत समिति। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि करके पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रमुखी कहलाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम तीनों के बारे में बता देते हैं। देखिए त्रिस्तरीय जो पंचायत है भारत की, उसमें ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसे मुखिया कहते हैं, पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं उसे प्रमुखी कहा जाता है, और जिला परिषद के जो प्रमुख होते हैं उसको अध्यक्ष कहा जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से बार बार प्रश्न आपको दिखाई देगा। ठीक है, सेम यहाँ इसी तरह का प्रश्न दिखाई देगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको याद कर जाएं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार की भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। अंतरिम सरकार जो बनी थी वो कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। कैबिनेट मिशन के बारे में हम आपको बता देते हैं, एक एक करके समझिएगा। देखिए कैबिनेट मिशन के बारे में बताते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था, ये आपको पता है। जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए, वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। याद रखना है कैबिनेट मिशन भेजा किसने था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, क्लेमेंट एटली। बहुत बार पूछा गया है बिहार पुलिस में ये वाला। ठीक है, अब आगे देखिए अगला है कि इसके सदस्य कितने थे। तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसके 3 सदस्य थे, वो 3 प्रमुख मंत्री ब्रिटेन के ब्रिटेन से थे। कौन कौन से मंत्री थे, यहाँ से भी प्रश्न आया है कि पॉथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवीजे अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 मंत्री थे, आपको याद रखना है। और इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है क्योंकि ये तीनों जो थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के मंत्री थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि भारत को जल्द से जल्द आज़ादी देना, शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता भारतीयों को सौंपना, और यह पता लगाना कि भारतीय संविधान कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें था। ठीक है, अब देखिए इसका प्रस्ताव, प्रमुख प्रस्ताव कैबिनेट मिशन जो है भारतीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा के बाद 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत किया। ये कब प्रस्तुत किया, तो 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत किया, याद रखना है। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना था, 389 था। वो 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है, तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों की संख्या भी बार बार पूछा जाता है कितना था, तो 389 था। विभाजन के बाद संविधान सभा के कुछ सदस्यों की संख्या कितना हो गया, 299 हो गया। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के तहत ही जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। जब तक संविधान बनकर लागू नहीं होता तब तक देश चलाने के लिए भारतीय दलों के प्रतिनिधित्व को मिलाकर एक अस्थायी सरकार बनाई गई थी, जिसे अंतरिम सरकार कहा जाता है, और इसे यही पूछा गया था प्रश्न में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये भी ध्यान रखिए। 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि संविधान बनने में समय कितना लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था, तो 15 था। और संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे, तो 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहाँ से भर भर के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। मंडल आयोग के बारे में हम पूरा जानकारी यहाँ दे देते हैं। और मंडल आयोग के बारे में इतना आप लोग ध्यान रखिए कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में तो यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं। इनके अलावा और भी सारे एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न दिखाई देते हैं। तो चलिए एक एक करके मंडल आयोग के बारे में बताते हैं। मंडल आयोग जो है ये पिछड़ा आयोग था एक, और ये दूसरा पिछड़ा आयोग था। ठीक है, पहला जो था वो काका कालेकर आयोग था, और दूसरा ये था। ठीक है, मंडल आयोग। अब देखिए मंडल आयोग के बारे में बताते हैं। इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 1979 को। मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, उस समय किया गया था। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 340 के तहत। ये भी पूछा जाता है कि मंडल आयोग का गठन अनुच्छेद कितने के तहत किया गया था? 340 के तहत। और मंडल आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, ये भी याद रखना है। गठन हुआ 79 में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया 80 में। ठीक है, मंडल आयोग का गठन हुआ 79 में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया 80 में। और ध्यान देना है कि लागू हुआ 1990 में। 3 वर्ष याद रखना है। गठन हुआ 79 में, रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ 80 में, लागू हुआ 1990 में। गठन हुआ था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय, और लागू हुआ उस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि मंडल आयोग जो है पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की बात कहा था? तो 27% आरक्षण की बात का वकालत किया था। ठीक है, अब ये भी जैसे आपको पता हुआ कि मंडल आयोग जो था वह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कौन था? तो काका कालेकर जो आयोग था 1953 का, ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। ये आपको याद रखना है। यहाँ से भर भर के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही अगर ये सारे पीडीएफ आपको लेना है तो इस पर मैसेज करके इस पीडीएफ को जो है फ्री में ले सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में जो है 25 देशों ने भाग लिया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? तो जो है सोवियत संघ के समय जो है हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया थी वो दो खेमों में बट गई थी। एक तो पूंजीवादी और साम्यवादी। तो पूंजीवादी देशों का नेतृत्व तो अमेरिका करता था, यूएसए करता था। वही साम्यवादी देशों का नेतृत्व तो रूस करता था। ठीक है, और इसके लिए अमेरिका का एक नाटो संस्था थी, और रूस के लिए वार्सा पैक्ट था। तो कुछ देश ऐसे थे जो चाहते थे कि ना हम नाटो के साथ रहेंगे, अर्थात ना हम अमेरिका का साथ देंगे, ना हम रूस का साथ देंगे, हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था 1961 में हुआ था। और ये इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था 25, ध्यान रखना है, उसमें 25 देश शामिल थे। ठीक है, चलिए बताते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पूरा चीज़ें पॉइंट वाइज करके। ठीक है, अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये इसको याद रखना है। इसका न्यू पड़ा था बांडुंग सम्मेलन। ये भी पूछा जाता है बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। कब हुआ था? 1955 में। स्टार मार लीजिएगा इसको, बहुत बार पूछा है ये कि बांडुंग सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1955 में इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, इंडोनेशिया के बांडुंग में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई? 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और ये भी याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ये भारत से थे, लेकिन मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से थे। कहाँ से थे? यूगोस्लाविया से थे। यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। और इसका जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में ही आयोजित किया गया था। 2-3 प्रश्न याद रखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का न्यू कहाँ पड़ा? तो बांडुंग सम्मेलन में पड़ा, इंडोनेशिया में 1955 में। ठीक है, शुरुआत 1961 में ये सम्मेलन हुआ। और ये कहाँ? यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। संस्थापक देश में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे भारत से। मार्शल टीटो थे यूगोस्लाविया से। अब्दुल नासिर था मिस्र से, जिसकी राजधानी काहिरा है। और प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। और उसमें प्रतिभागी देश कितने थे? संस्थापक देश कितने थे? 25 देश थे। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गुट निरपेक्ष आंदोलन से जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं हम यहाँ पॉइंट वाइज कर दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको याद कर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और जितने भी वीडियो अभी पीछे हम प्लेलिस्ट बनाए हैं उनमें जाकर देख लीजिए। 13 क्लास पीछे हो चुकी है। और ये क्लास करने के बाद बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में एक भी पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी हम देते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इतना इसमें डीपली चीज़ें बता दी गई है कि आपसे एक भी प्रश्न कहीं नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए अगला आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बताना है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सार का स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस चैनल पर हर विषय का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटी का इसमें प्लेलिस्ट 13 क्लासें हो चुकी है। उस 13 क्लास में जाकर पॉलिटी का जो है